क्या क्या विवाद जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से। मैं भी ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ मुझे पता चला कि विश्व गुरु जब शुरू में गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिस शख्स ने सारा प्रोग्राम अरेंज किया उस पर बाद में 30 बलात्कार के मुकदमे दर्ज हुए। क्या कहानी है, कितने शरीफ लोग हैं। और अब फजीयत आरएसएस की हुई। मैं कहता हूँ ना कि जब बुरा वक्त होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। आज कहानी है एक एक्स अकाउंट, जिसको ट्विटर कहते हैं, मुझे एक्स की जगह ट्विटर कहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहानी एक एक्स अकाउंट से शुरू हुई है, लेकिन सवाल सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट का नहीं है। सवाल आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जिसने सालों तक अपने ऑफिस में भारत का झंडा नहीं फहराया। सवाल मोहन भागवत का है, सवाल उस विचारधारा का है जो पिछले 100 सालों से भारत को अपनी नज़र से परिभाषित करने की कोशिश करती रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस आरएसएस पर उसके विरोधी वर्षों से धार्मिक ध्रुवीकरण और बहुसंख्यकवादी राजनीति को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहते हैं, वही आरएसएस जब अमेरिका की धरती पर यूनिवर्सल वननेस यानी विश्वव्यापी एकता की नौटंकी टाइप की बातें करता है, तो क्या दुनिया उससे सवाल नहीं पूछेगी। घटना बड़ी दिलचस्प है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम के आयोजकों का एक्स अकाउंट, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। ध्यान रखिए, आरएसएस का अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, मोहन भागवत का भी निजी अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, लेकिन कार्यक्रम की आयोजित करने वाली संस्था का अकाउंट सस्पेंड हो गया। और अभी तक सार्वजनिक रूप से ये नहीं पता चला है कि कार्रवाई किस कारण से हुई। आरएसएस की विचारधारा जो ना करा दे वो कम है। पूरी दुनिया में नफरत की बात करता है तो कौन करता है, सब जानते हैं। इस घटना ने भारत में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में उतर कर आ गए और अखिलेश ने एक दो नहीं, सवालों की पूरी झड़ी लगा दी। उन्होंने लिखा कि विदेश में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट सस्पेंड किए ही जाएंगे। फिर सवाल किया, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश में क्या लेने गए हैं? क्या FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का अध्ययन करने गए हैं? क्या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया क्यों गिर रहा है, इसका शोध करने गए हैं? क्या भारतीय किसानों को बर्बाद करने के लिए अमेरिकी डील में कुछ और जुड़वाने गए हैं? क्या देश की छवि धूमिल करने गए हैं, या वहां रह रहे भारतीयों के लिए संकट पैदा करने गए हैं? भाषा राजनीतिक है, हमला बेहद तीखा है और अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को केवल एक सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखने वाले। लेकिन अखिलेश के आरोप अपनी जगह, आज हम इससे आगे का सवाल पूछेंगे। आरएसएस को आखिर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर भारत के बारे में क्या बताना है, और जो बात वो दुनिया को बताना चाहता है, क्या वही तस्वीर आज भारत के भीतर दिखाई देती है? क्या वाकई में इतनी एकता दिखाई देती है? क्या वाकई में मॉब लिंचिंग अमेरिका में जाके उसकी कहानी बताएंगे? क्या अपने नफरती चिंटुओं के बयान बताएंगे? और यहीं से असली बहस शुरू होती है। आरएसएस खुद को सांस्कृतिक संगठन कहता है। उसका कहना है कि उसका उद्देश्य समाज को संगठित करना है, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करना है, देशभक्ति पैदा करना है, भारतीय संस्कृति को मजबूत करना है। लेकिन कहानी क्या है, हकीकत आप सब जानते हैं। संघ के आलोचक दशकों से एक दूसरा आरोप लगाते आए। उनका कहना है कि आरएसएस की हिंदुत्व की राजनीति ने भारत की धार्मिक विविधता को बराबरी की नज़र से देखने के बजाय अल्पसंख्यक पहचान के नीचे परिभाषित करने की कोशिश की है, और बात भी सही है। आरएसएस भला कितने नाटक करे, आरोपों को खारिज करे, लेकिन हकीकत यही है। लोकतंत्र में सवाल आरोप से नहीं मरता, सवाल का जवाब देना पड़ता है, और सवाल बेहद सीधा है। अगर आरएसएस वास्तव में सबको जोड़ने वाला संगठन है, तो भारत के मुसलमानों के एक बड़े हिस्से में आरएसएस को लेकर इतना डर क्यों है? उनके लोग इतनी नफरती बयान क्यों देते हैं? अगर आरएसएस की हिंदुत्व की अवधारणा में हर भारतीय बराबर है, तो बार बार ये बहस क्यों पैदा होती है कि कौन असली भारतीय है और कौन नहीं? किसी के खाने पर सवाल, किसी के कपड़े पर सवाल, किसी की नमाज पर सवाल, किसी के चर्च पर सवाल, किसी के प्यार पर सवाल, किसी की शादी पर सवाल, किसी के नाम पर सवाल, किसी की देशभक्ति पर सवाल। भारत में आखिर कितने प्रमाण पत्र चाहिए, कितने देने पड़ेंगे, और प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार किसने किसको दे दिया? यही वो सवाल है जो आरएसएस के सामने बार बार खड़ा होता है। संघ कह सकता है कि हर विवादित बयान हमारा नहीं है, बिल्कुल सही। हर भाजपा नेता आरएसएस नहीं है,
हर हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस नहीं है, हर सोशल मीडिया ट्रोल आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं है और हर नफरत भरी टिप्पणी का दोष सीधे मोहन भागवत पर नहीं डाल सकते, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा सवाल आता है, जब कोई विचारधारा स्वयं को एक विशाल राजनीतिक सामाजिक परिवार की वैचारिक जननी के रूप में देखती है, तब क्या उस परिवार की भाषा और आचरण से वो पूरी तरह अलग हो सकती है? अगर घर का कोई सदस्य लगातार पड़ोसी को गाली दे रहा हो तो घर का मुखिया हमेशा ये कहकर बच सकता है क्या कि गाली मैंने नहीं दी, किसी न किसी दिन उसे कहना पड़ेगा। बस ये हमारी विचारधारा नहीं है। किसी भारतीय से उसके धर्म के आधार पर नफरत स्वीकार नहीं की जा सकती। मुसलमान उतना ही भारतीय है जितना हिंदू, ईसाई उतना ही भारतीय है जितना हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, नास्तिक, हर नागरिक बराबर है। और बराबरी का अर्थ केवल संविधान की किताब में बराबरी नहीं है, सामाजिक व्यवहार में बराबरी है, राजनीतिक भाषा में बराबरी है, सम्मान में बराबरी है। आरएसएस अगर ये बात बिना किंतु परंतु के जमीन पर स्थापित कर दे तो उसके विरोधियों की आधी राजनीति खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह कि ऐसा स्पष्ट संदेश कितनी मजबूती से नीचे तक जाता है और क्या वाकई में देने की कोशिश की जाती है? मोहन भागवत ने समय समय पर मुसलमानों को लेकर बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन बातें की हैं, लेकिन अगर शीर्ष पर की गई बातें राजनीतिक भाषणों तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है तो फिर समस्या कहाँ है? क्या देश का प्रधानमंत्री कह सकता है कि चुनाव जीत गए तो ये मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे? ऐसी भाषा देश का प्रधानमंत्री मोहन भागवत क्यों खामोश रह जाते हैं? संघ को सोचना होगा। अब न्यूयॉर्क आई है, कार्यक्रम का भाव बताया जा रहा है एकता। संघ और एकता, क्या बात करते हैं श्रीमान। सरदार के मोहल्ले में नाई की दुकान, कितना सुंदर शब्द है ये एकता। लेकिन न्यूयॉर्क में एकता का संदेश देने से पहले भारत की तरफ भी देखना पड़ेगा। भारत की ताकत क्या है? क्या केवल हिंदू बहुसंख्यक नेता का होना भारत की ताकत है? नहीं, भारत की ताकत यह है कि यह दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म के लोग रहते हैं। अलग भाषाएं हैं, अलग खान पान है, अलग पोशाक है, अलग भगवान है, अलग पूजा है और कई लोग ऐसे भी जिन्हें किसी भी भगवान में विश्वास नहीं, फिर भी पासपोर्ट सबका एक है, तिरंगा सबका एक है, संविधान सबका एक है, देश सबका एक है, यही भारत है। इसलिए अमेरिका जाकर अगर आरएसएस विश्व बंधुत्व की बात करता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन साथ में पूछा भी जाना चाहिए कि विश्व बंधुत्व का पहला प्रयोग भारत में कितना सफल हुआ। अगर न्यूयॉर्क में कहा जाएगा कि दुनिया एक परिवार है तो लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद सब में यही भावना दिखनी भी चाहिए। अगर अमेरिका में कहा जाएगा कि हिंदू दर्शन पूरी दुनिया को जोड़ता है तो भारत में हिंदू पहचान को दूसरे धर्मों के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने वालों के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ आरएसएस की होनी चाहिए, जो नहीं होती, क्योंकि ताकत के संग जिम्मेदारी भी आती है। आज आरएसएस के पास ताकत की कमी नहीं है। पूरे भारत में जगह जगह उसके 5 स्टार ऑफिस बना दिए गए हैं। केंद्र में भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक संवैधानिक पद अलग और स्वतंत्र हैं, लेकिन ये कोई छुपा रहस्य नहीं है कि भाजपा और आरएसएस का इनसे कितना निकट का संबंध रहा है। प्रधानमंत्री खुद संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं। भाजपा के असंख्य बड़े नेता संघ से निकले हैं, यानी संघ अब ये नहीं कह सकता कि उसकी विचारधारा का सत्ता और समाज पर कोई प्रभाव ही नहीं है। प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है, तो फिर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अगर देश जोड़ रहा है तो श्रेय लेने का अधिकार है, लेकिन अगर देश में धार्मिक तनाव बढ़ता है तो आत्ममंथन की जिम्मेदारी भी बनती है। यहीं अखिलेश यादव का स्वदेशी वाला तंज राजनीतिक रूप से दिलचस्प हो जाता है। संघ परिवार दशकों से स्वदेशी की बात करता है, विदेशी आर्थिक प्रभाव को लेकर सवाल उठाता रहा है, भारतीय उत्पादन और भारतीय संस्कृति की बात करता रहा है। तो अखिलेश पूछ रहे हैं कि स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश क्यों गए, अमेरिका क्यों गए? वैसे इस प्रश्न का सामान्य उत्तर आसान है। दुनिया भर में करोड़ों भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनसे मिलने जाना कोई बुराई नहीं, भारत की संस्कृति पर चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, किसी लोकतांत्रिक देश में कानूनी तरीके से कार्यक्रम करने में भी कोई बुराई नहीं। लेकिन अखिलेश का दंश नाजुक जगह पे है। वो पूछ रहे हैं कि विदेश को लेकर आपके राजनीतिक मानदंड एक जैसे हैं या सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं? विदेशी संस्था भारत की आलोचना करे तो विदेशी हस्तक्षेप, विदेशी मीडिया सवाल करे तो भारत विरोधी एजेंडा, विदेशी विश्वविद्यालय सवाल उठाएं तो भारतीय संस्कृति की समझ नहीं, लेकिन वही विदेश आपके कार्यक्रम के लिए मंच बन जाए तो विश्व बंधुत्व। ये विरोधाभास विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? उठाएगा
उठाना चाहिए भी, लोकतंत्र में ये सवाल जरूर उठाना चाहिए। लेकिन FCRA को लेकर भी सावधानी जरूरी है। सिर्फ किसी संगठन का विदेश में कार्यक्रम आयोजित करना कुछ न कुछ खेल तो बताता है। FCRA में कुछ तो लोचा है। RSS का खाते का मामला बड़ा लोलटोल है। सरकारी रिकॉर्ड देखें, बैंक टेल दिखाएं, प्रमाण रखें तो RSS फंसे, लेकिन कौन पूछेगा? अमेरिका डील के जरिए किसानों को बर्बाद करने वाली बात क्यों आती है? कुछ ना कुछ ये कहीं ना कहीं कुछ तो पेच है। इन सवालों के पीछे जो राजनीतिक संदेश है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष RSS को अब केवल भाजपा का वैचारिक सहयोगी नहीं, बल्कि सत्ता की पूरी राजनीतिक दिशा के लिए जवाबदेह ठहराना चाहता है। और शायद RSS के लिए सबसे असहज सवाल यही है, आप सांस्कृतिक संगठन हैं तो राजनीतिक सत्ता पर इतना प्रभाव क्यों? और अगर राजनीतिक सत्ता पर प्रभाव है तो राजनीतिक परिणामों की जवाबदेही क्यों नहीं? दोनों सुविधाएं एक साथ कैसे मिल सकती हैं? प्रभाव हमारा, जवाबदेही किसी और की, ये लोकतंत्र में हमेशा नहीं चल सकता। और फिर बात आती है नफरत की, जहर की। भारत की राजनीति पिछले कई सालों से जिस भाषा से जिस जहर के स्तर तक पहुंच गई है, उसे देखकर किसी भी जिम्मेदार नागरिक को चिंता होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया खोलिए, लोग एक दूसरे को धर्म देखकर गाली दे रहे हैं। नेताओं के भाषण सुनिए, कई बार विकास पीछे छूट जाता है और कब्रिस्तान, शमशान, मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान ये सब आगे आ जाते हैं। टीवी बहस देखिए, मानो देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं बल्कि पड़ोसी की पूजा पद्धति हो। युवाओं को नौकरी चाहिए, किसान को दाम चाहिए, व्यापारी को स्थिर नीति चाहिए, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत चाहिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, मरीज को अस्पताल चाहिए। लेकिन राजनीति को क्या चाहिए? ध्रुवीकरण। क्योंकि ध्रुवीकरण में हिसाब किताब आसान हो जाता है। आप कौन हैं? आप हिंदू हैं। आप कौन हैं? आप मुसलमान हैं। और आप कौन हैं? आप दलित हो, पिछड़ा हो, कौन हो? आप कौन हो? यादव? आप कौन हो? ब्राह्मण? मतलब मतदाता नागरिक से पहले पहचान में बदल जाता है। जाति की पहचान, धर्म की पहचान, इस पहचान में बदल जाता है। और जिस दिन नागरिक केवल पहचान बन जाता है, लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है। RSS अगर सचमुच राष्ट्र निर्माण का संगठन है तो उसे इस राजनीति के खिलाफ सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। कहना चाहिए कि हिंदू हित का अर्थ मुसलमान विरोध नहीं, राष्ट्रवाद का असहमति का दमन नहीं, देशभक्ति का अर्थ सरकार की हर बात से सहमत होना नहीं। भारत माता केवल बहुसंख्यकों की माता नहीं, वो 140 करोड़ से अधिक भारतीयों की माता है। फिर चाहे कोई मंदिर जाए या मस्जिद, चर्च जाए या गुरुद्वारा या कहीं ना जाए, यही कसौटी होगी। इसलिए न्यूयॉर्क का कार्यक्रम RSS के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। मोहन भागवत दुनिया के सामने कह सकते हैं कि अगर अब भारतीय जनता पार्टी या संघ के किसी आदमी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात की तो वो पार्टी में नहीं रह सकता। वो कह सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा यही है। वो कह सकते हैं कि किसी चर्च, मस्जिद या अल्पसंख्यक पर हमला हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। वो कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंसा करने वाला व्यक्ति हिंदुत्व का प्रतिनिधि नहीं। अगर ये संदेश वाकई में दिखाई देता जाता है, वाकई में योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को समझ आता है और संघ की शाखाओं से लेकर राजनीतिक परिवार तक उसका पालन होता है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। लेकिन केवल अमेरिका में कह देने से काम नहीं चलेगा। असली परीक्षा भारत में होगी, क्योंकि दुनिया अब केवल भाषण नहीं सुनती, वो रिकॉर्ड देखती है। इंटरनेट के ज़माने में इतिहास छुपता नहीं। किस नेता ने क्या कहा, किस संगठन ने क्या किया, किस घटना पर कौन चुप रहा, किस घटना पर कौन बोला, सब उपलब्ध है। और शायद यही वजह है कि भारतीय संगठनों की वैश्विक गतिविधियों पर अब दुनिया भर में बहस होती है। ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र मानकर खारिज कर देना आसान है, लेकिन हर आलोचना षड्यंत्र नहीं होती, जैसे हर आलोचना सही भी नहीं होती। परिपक्व संगठन दोनों में फर्क पड़ता है। वो सही आलोचना से सीखता है, गलत आरोप का तथ्य से जवाब देता है। RSS 100 साल पुराना संगठन है, उससे उम्मीद है कि वो गोडसे की मानसिकता को छोड़ेगा। और अखिलेश यादव की पोस्ट ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, RSS आखिर है क्या? अगर वो सामाजिक संगठन है तो उसकी भारतीय पहचान सामने आनी चाहिए। उसकी आर्थिक पारदर्शिता पर सवाल पूछना गलत क्यों होगा? अगर वो सांस्कृतिक संगठन है तो उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में जानकारी सार्वजनिक क्यों ना हो? कौन आयोजन कर रहा है, पैसा कौन खर्च कर रहा है, किस हैसियत से कार्यक्रम हो रहा है, कौन आमंत्रित हैं, उद्देश्य क्या है? इन सवालों का उत्तर देने में किसी साफ सुथरे संगठन को परेशानी नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता विरोध नहीं होती, पारदर्शिता विश्वास पैदा करती है।
और ये बात आरएसएस को समझ में आ जाना चाहिए। दरअसल आरएसएस की मानसिकता ने पूरे देश में भारत का नाम नीचा किया है। नफरती चिंटुओं के भाषणों ने एक सामूहिक रूप से नफरत के फैलाने वाला संगठन बना दिया है। तो इसलिए आरएसएस को यह मौका है कि मोहन भागवत कहें योगी आदित्यनाथ को सीधा संदेश दें कि अब नफरत की बात नहीं होगी। अखिलेश यादव ने सवाल फेंके हैं, अब संघ चाहे तो उनका जवाब दे, बताए कि अमेरिका यात्रा का खेल क्या है, बताए कि आयोजक संस्था कौन है, बताए कि एक्स अकाउंट क्यों सस्पेंड हुआ अगर उसे कारण की जानकारी है, और सबसे महत्वपूर्ण बताए कि यूनिवर्सल वननेस का उसका भारतीय मॉडल क्या है, क्योंकि सवाल अमेरिका का नहीं, सवाल भारत का है। क्या देश में एक मुसलमान बिना डर के कह सकता है कि ये देश उतना ही मेरा है जितना किसी आरएसएस के स्वयंसेवक का? क्या एक ईसाई कह सकता है? क्या एक नास्तिक कह सकता है? और अगर हाँ, तो यही भारत की जीत है। अगर नहीं तो फिर न्यूयॉर्क में विश्व बंधुत्व का भाषण अधूरा है। आरएसएस को यह भी याद रखना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं होती। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नेता आते हैं और नेता चले जाते हैं, लेकिन समाज रहता है। आज चुनाव जीतने के लिए पैदा की गई एक दरार आने वाली कई पीढ़ियों तक समाज में रह सकती है, परमानेंट रह सकती है। एक भाषण सिर्फ और सिर्फ 5-7 मिनट का होता है, उससे पैदा हुई नफरत 50 साल चल सकती है। एक अफवाह 2 घंटे चलती है, उससे जलाया घर दोबारा बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। इसलिए जो संगठन राष्ट्र निर्माण का दावा करता है, उसकी जिम्मेदारी समान राजनीतिक दल से कहीं अधिक है। उसे आग बुझानी चाहिए, आग को चुनावी अवसर नहीं समझना चाहिए। और यही वो कसौटी है जब आरएसएस की अगली 100 साल की यात्रा तय होगी। पहले 100 साल में संघ ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, और उस माहौल को सबने देखा, शाखाएं बनाई, कार्यकर्ता तैयार किए, राजनीतिक प्रभाव बनाया, उसकी विचारधारा से निकली पार्टी देश की ताकत बन गई। अब दूसरी शताब्दी में चुनौती अलग है। अब सवाल विस्तार का नहीं, विश्वास का है। क्या वो उस भारतीय का विश्वास जीत सकता है जो उसकी विचारधारा से सहमत नहीं? क्योंकि अपने समर्थक को साथ रखना संगठन है, अपने आलोचक को भी सुरक्षित महसूस कराना राष्ट्र का निर्माण है। ये फ़र्क आरएसएस को समझना होगा। और अंत में फिर उसी एक्स अकाउंट पर लौटते हैं। आज अकाउंट सस्पेंड है, कल बहाल हो सकता है। हो सकता है एक्स बताए कि कोई तकनीकी कारण था, हो सकता है ये बताए कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। जब तक आधिकारिक कारण सामने नहीं आता, अटकल को तथ्य नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने इस छोटे से डिजिटल घटनाक्रम को पूरी दुनिया में एक बड़े पॉलिटिकल सवाल में बदल दिया है। उन्होंने पूछा है कि स्वदेशी वाले विदेश क्यों गए। मैं उससे भी आगे जाकर पूछता हूँ, विदेश जाने में कोई समस्या तो नहीं? जरूर जाइए। न्यूयॉर्क जाइए, लंदन जाइए, पेरिस जाइए, वॉशिंगटन जाइए, पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन बताइए, वसुधैव कुटुंबकम का ज्ञान बताइए। लेकिन दुनिया को ये भी दिखाइए आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग नहीं हैं। ऐसा भारत बनाइए, ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जहाँ किसी बच्चे से उसका धर्म पूछकर दोस्ती ना की जाए, जहाँ किसी नौजवान की देशभक्ति उसका नाम देखकर तय ना हो, जहाँ चुनाव जीतने के लिए हिंदू को मुसलमान से डराने की जरूरत ना पड़े, जहाँ मुसलमान को हिंदू से डराकर वोट ना मांगा जाए, जहाँ मंदिर बने तो खुशी हो और मस्जिद सुरक्षित रहे तो भी खुशी हो, जहाँ सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्ति राष्ट्र विरोधी ना कहलाएं, जैसे मेरे को हर बार राष्ट्र विरोधी कहला दिया जाता है। जहाँ राष्ट्र किसी दल, संगठन या विचारधारा की निजी संपत्ति ना हो, क्योंकि भारत आरएसएस से भी बड़ा है, भाजपा से भी बड़ा है, कांग्रेस से भी बड़ा है, समाजवादी पार्टी से भी बड़ा है, मोदी से भी बड़ा है, अखिलेश से भी बड़ा है, हम सबसे बड़ा है। और भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ असहमति के बावजूद हम एक देश हैं, एक ताकतवर देश है। इसलिए मोहन भागवत जी, न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल वननेस की बात जरूर कीजिए, लेकिन वापस लौटकर उन लोगों से भी कहिए जो धर्म के नाम पर नफरत की भाषा बोलते हैं, बस कीजिए। हिंदू होने के लिए मुसलमान से नफरत जरूरी नहीं है। राष्ट्रवादी होने के लिए किसी दूसरे भारतीय को कम राष्ट्रवादी साबित करना जरूरी नहीं है। और भारत को महान बनाने के लिए भारत की विविधता मिटाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि सच तो उल्टा है। जिस दिन भारत की विविधता खत्म हुई, उस दिन वो भारत ही नहीं बचेगा जिसकी संस्कृति का गुणगान करने वाले आरएसएस दुनिया भर में जाने जाते हैं, कहानी बताने जाते हैं। तो अखिलेश यादव के सवालों का जवाब जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, जिस विश्व बंधुत्व का संदेश आप न्यूयॉर्क में देने जा रहे हैं, क्या उसी बंधुत्व को भारत की गलियों, मोहल्लों और राजनीति में उतारने के लिए उतनी ताकत लगाएंगे? अगर जवाब हाँ है तो न्यूयॉर्क की यात्रा सार्थक है, और अगर जवाब नहीं है तो
मंच अमेरिका का हो सकता है, बैनर पर यूनिवर्सल वननेस लिखा हो सकता है, तालियां भी हजारों मिल सकती हैं, लेकिन सवाल भारत में जरूर खड़ा रहेगा। दुनिया को जोड़ने से पहले अपने देश के दिलों को कौन जोड़ेगा, यही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल से आरएसएस को भागना नहीं चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए, क्योंकि 100 साल पूरे कर चुका संगठन अब केवल अपने इतिहास के आधार पर नहीं परखा जाएगा, अब उसे उसके प्रभाव, उसकी जिम्मेदारी और उस भारत के आधार पर परखा जाएगा जिसे बनाने में उसकी विचारधारा एक बड़ी भूमिका निभाती रही। गोडसे की राजनीति को छोड़ना ही होगा। नफरत से चुनाव जीते जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, और राष्ट्र सचमुच बनाना है तो रास्ता केवल एक है, बराबरी, संवाद, सम्मान और हर भारतीय के लिए उतना ही भारत जितना मेरा और आपके लिए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, संभव हो सके तो नीचे ज्वाइन बटन लगाएं, ज्वाइन बटन दबाइएगा, हमारी थोड़ी मदद कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।